गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स से रिलेटेड सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही है। आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे लाभ उठा रहे होंगे। तो आज का क्लास का मेन जो पर्पस है और क्या टॉपिक है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। तो जैसा कि इसके पूर्व में भी आपको जो बताया गया है कि आईकॉम सेकेंड ईयर का अकाउंटेंसी, उसमें एक चैप्टर है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसमें दिया हुआ है क्या कि आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ साथ में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो उसी पहलू में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वह कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि आखिर ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है और आज बाजार के परिप्रेक्ष्य में इस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की क्या भूमिका है और इसको बनाने के बाद आखिर एक व्यवसायी, एक कुशल व्यापारी इससे कहां तक लाभान्वित होते हैं और क्या ये आंकड़ा जो प्रस्तुत किया जाता है, इस आंकड़े के माध्यम से कुछ लोगों को फायदा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है यही चीज है कि सबसे पहले पर्पस देखिए कि आज जो भी व्यवसाय जो चल रहा है, चाहे वह सोल ट्रेड हो, चाहे वह पार्टनरशिप हो, चाहे वह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, सभी ये संस्थाएं लाभ अर्जन करने वाली संस्थाएं हैं। अब प्रश्न आता है क्या कि वह व्यापारी अगर किसी प्रकार का संस्था को जन्म देता है तो उसके दिलो दिमाग में एक ही चीज रहता है कि हमें इस वर्ष के अपेक्षा अगले वर्ष में हमें अच्छा लाभ करना है। तो यहां पर प्रश्न आता है क्या कि हम चाहत तो रख लिए कि मुझे इस वर्ष के अपेक्षा अगले वर्ष में ज्यादा लाभ करना है, लेकिन क्या केवल सोच लेने से ज्यादा लाभ हो जाएगा क्या? ये कतई संभव नहीं है। इसके लिए उस व्यापार में प्रबंधन की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। लोगों को जो भी उत्पादित वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं उस संदर्भ में एक अच्छा सोच होना चाहिए कि सामान का क्वालिटी कैसा हो, सामान का दर कैसा हो, सामान की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। तो विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है ताकि वह संस्था से, यदि निर्माणी कार्य में लगा हुआ है वह संस्था, तो जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है और वह आम उपभोक्ता के बीच में जाता है तो वह आम उपभोक्ता वह चीज का उपयोग करने के बाद में उसके मनोमस्तिष्क पर एक चीज और आ जाना चाहिए कि मैंने अभी तो यूज कर लिया इस सामान को, मैं इस सामान को पुनः यूज करूंगा। ऐसा उसके दिलो दिमाग पर तभी आ सकता है कि एक निर्माणकर्ता के द्वारा जो भी वस्तु निर्माण किया गया है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उपभोक्ता के मनोमस्तिष्क पर संतुलन का भाव प्रकट होना चाहिए ताकि उसको महसूस हमेशा होता रहे कि हम ये सामान जो यूज कर रहे हैं वह सामान हमें बहुत ही पसंद आया हुआ है, जो भी रेट हम इसके बदले अदा कर रहे हैं वह मेरे अनुकूल है और बराबर मैं इसका उपभोग करूंगा। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो निर्माणकर्ता जो सामान जो बना रहा है उसका उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाना पड़ता है और जब उत्पादित किया हुआ सामान बढ़ जाता है, निर्माण ज्यादा होने लगता है, तो निश्चित है कि सेल का प्रभाव भी पड़ेगा, सेल धनात्मक हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा सेल, और सेल जब ज्यादा बढ़ेगा तो निश्चित है कि प्रॉफिट होने की क्षमता भी ज्यादा बढ़ेगी। तो जो इस वर्ष जितना लाभ किया है वह व्यापारी, निश्चित है कि आने वाले वर्षों में वह व्यक्ति और अच्छा लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वह व्यापारी केवल सोच लेता है कि हम अगले वर्ष ज्यादा लाभ करेंगे, तो केवल सोचने से यह कुछ कार्य
नहीं हो पाएगा, वह उसका दीवा स्वप्न बन जाता है कि हम जो लाभ करना चाहते हैं वह हमें हासिल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कार्य उस व्यापार में करना पड़ता है। तो ये इनकम स्टेटमेंट, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट प्रस्तुत किया गया आपके बीच में, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम होता है। यहाँ ना अकाउंट के रूप में है, मतलब डेबिट और क्रेडिट आपको वर्णन नहीं करना है यहाँ पर। और जैसे इस वर्ष में दिया हुआ है 31/3/2019 और 31/3/2020, इससे क्लियर क्या हो रहा है कि 31/3/2019 का जो तुलना किया गया है 31/3/2020 के साथ में। तो अब इसमें से परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में लिखा जाता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब प्रश्न आता है क्या कि परसेंटेज ऑफ चेंजेस क्या है। परसेंटेज ऑफ चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि जो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उसका में क्या परसेंटेज आया, क्योंकि आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा रहेगा और उसको सरलीकरण करने के लिए, उसको सिंपलिसिटी करने के लिए हम लोग परसेंटेज दिखाते हैं। और यदि परसेंटेज हम देख करके अंदाज कर सकते हैं कि ये फर्म का पोजीशन कैसा है। अगर कोई व्यक्ति शेयर के माध्यम से उस फर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह व्यक्ति अंदाज करके कर सकता है इस चीज को, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का अध्ययन करके, कि ये संस्था में हमारा पैसा लग सकता है या लगाने की हमारी चाहत है। क्योंकि अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंपनी में तो वैसी स्थितियों में इन्वेस्ट कर सकता है जब वह कंपनी एक फंडामेंटल रूप से अच्छी रहेगी और उसकी लाभार्जन क्षमता, माने प्रॉफिट गेनिंग इफिशिएंसी जो है उस कंपनी का रहेगा वह अच्छा होना चाहिएगा। तो रह गया प्रश्न कि हम लगाना उस संस्था में चाहते हैं जरूर पैसा, लेकिन उसका प्रॉफिट एबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए, तभी हमारी पैसा जो है 100% सिक्योर्ड रहता है। अदरवाइज हम ना जानते हुए, ना अध्ययन करते हुए और सारी चीज़ें का बिना अध्ययन किए हुए अगर पैसा हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप लोग अंदाज करते हैं कि शेयर मार्केट में कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति पैसा लगा देता है तो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है पैसा, और कुछ लोग पैसा भी लगा देते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में और बिना अध्ययन किए हुए, बाजार की रणनीति ना जानते हुए, तो वैसी स्थिति में उनका पैसा कम भी हो जाता है, यानी लॉस का शिकार भी होना पड़ता है। तो आज आपको क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आ रहे हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी बताया था, लेकिन किसी कारण टेक्निकल वे से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। जूम में जो क्लास किया जा रहा था बीच में ही कट गया था टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से, तो मैं इसको री क्लास के जरिए में आप तक पहुंचा दे रहा हूं। आप इस चीज को अध्ययन कीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को सबसे पहले रीडिंग करते हैं। बुक्स आप लोग सामने रख करके आप इस चीज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्टिकुलर्स में दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख और 31/3/2020 को दिया हुआ है 8 लाख, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,50,000 और 31/3/2020 को दिया हुआ है 4,75,000। अब यहां पर बात आता है क्या, एक और चीज दिया हुआ है चेंजेज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में चेंज हुआ है 50,000 से फिर 50,000, लेकिन इस हेडलाइंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, क्योंकि 31/3/2019 को 50,000 था और 2020 में भी 50,000 अमाउंट दिया हुआ है। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, और 31/3/2020 को दिया हुआ है 8% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहां पर बात आ रहा है क्या कि टैक्स भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने जितना इनकम किया है उसका 40% हमें आप टैक्स दीजिए। जो भी टैक्स आप हमें देंगे उसके बाद में आपका जो शेष पैसा जो बचेगा वह वाइट मनी होगा। वाइट मनी कहने का मतलब टैक्स देने के बाद, यानी NPAT कहा जाता है। इसको कहा जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जब 31/3/2020 आया, गवर्नमेंट का टैक्स का रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजिंग हुआ है, तो 40% की जगह पर 50% का गवर्नमेंट डिमांड किया है। तो देखिए डाटा इनपुट कैसे करेंगे और इसको एनालिटिकल कैसे करेंगे। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ डाटा मैंने फॉर्मेट आपके बीच में पहले भी खींच दिया हूं। अब इसको सबसे पहले सेटअप करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी कार्य संचालन हुआ उस फर्म पर, उसके बाद में उसका रिवेन्यू जनरेट हुआ है 31/3/2019 को 4 लाख, 31/3/2019 को 4 लाख, ओके। एंड 31/3/2020 को 8 लाख हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसी डाटा पर आप अध्ययन कीजिए। 4 लाख था 31/3/2019 को, और एक साल जब बीत गया 365 दिन, तो उसका प्रॉफिट रिवेन्यू जनरेट हुआ है 8 लाख। क्यों हो गया? इसलिए हुआ कि उस फर्म में प्रबंधन जितने सारे कर रहे हैं कार्य, प्रबंधक का कार्य, उसके कर्मचारी लोग, सारे लोग सहयोगी हैं, प्रबंधन का क्षमता बहुत बढ़िया है, कैपिटल इफिशियंसी बहुत बढ़िया है, रिस्क लेने की क्षमता जो है वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब हर टेक्निकल चीज अच्छा है। तो इसका जेनरेट रिवेन्यू जो हुआ जस्ट डबल हो गया, 4 लाख था 8 लाख हो गया। निश्चित सेल बढ़ा, तो कितना चेंजेज आया? 4 लाख का। और यहां डेट दिया हुआ है 31/3/2020 का एंडिंग है, तो 4 लाख रुपया इसका हुआ इंक्रीज। तो ये प्लस में है, अर्थात अगर ना भी लिखेंगे तो माइनस नहीं कहलाएगा बल्कि प्लस ही कहलाएगा। तो 4 लाख बटा 4 लाख गुना 100, मतलब 100% इसका जो है सो वह जेनरेट हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो कोई भी व्यक्ति इस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को देखेगा तो ये डाटा ना देख करके वह देखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना बदला हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 100% बदला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस फर्म पर बहुत अच्छा पोजीशन चल रहा है, इस वजह से ऐसी परिस्थितियां बीत रही है। अब यहां पर आता है क्या और कोई इनकम है क्या? और कोई इनकम नहीं है। तो ये हमारा यहां पर हम इस चीज को ब्लॉक कर देते हैं या हेडलाइंस में लिख लेते हैं। देखिए 4 लाख, 8 लाख, और उसके बाद में ये टोटल इनकम हुआ है इसका 4 लाख, 100% का बदलाव हुआ है। ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल इनकम से कि हमारा जो कुल इनकम हुआ उस फर्म पर वह हमारा इतना हुआ है। अब यहां पर दूसरा क्या है कि एक्सपेंसेस, हमारा एक्सपेंसेस किस किस चीज में हुआ? सबसे पहला एक्सपेंसेस हुआ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या हुआ? 2,50,000 का था 2019 में स्टॉक को परचेज किए हम, और 4,75,000 रुपया हो गया। ओके, कितना बदला हुआ? 2,50,000 में 4,75,000 हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा इधर हो गया 5 और 5 और 2 7 और 2 2 4, मतलब 2,25,000 हमारा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? निश्चित आप यहां से भी अंदाज कर रहे होंगे कि अगर रिवेन्यू हमारा ज्यादा बढ़ गया है तो निश्चित है कि माल जो है हमारा स्टॉक जो है वह निश्चित है कि इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टॉक हमारा कम हमारा रहे और रॉ मटेरियल भी कम यूज करें, लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं एम्प्लॉय लोग वो भी कम करे, प्रबंधन क्षमता हमारे अच्छी ना रहे और हम सोचते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ जाए। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी, यह संभव नहीं है। लेकिन अगर ये चीज को करता है, यहां पर बढ़ा हुआ है तो निश्चित यहां भी बढ़ा हुआ है, तो 2,25,000 रुपया आपका इंक्रीज हुआ। तो इसको कैसे निकालेंगे? 2,25,000 आधार वर्ष का मूल्य कितना है? 2,50,000 गुना 100। तो यहाँ 3 जीरो और 4 2 5, यहाँ 4 जीरो का हम कैंसिल करते हैं, 3 जीरो इसका और इसका हो गया 1 जीरो बचा। तो यहाँ 25 से कर रहे हैं तो 25 9 225, तो 9 गुना 10 बराबर 90% आपका यहां पर चेंज हुआ है, 90%। अब दूसरा में आइटम में क्या है? चेंजेज ऑफ इन्वेंट्रीज, चेंजेज ऑफ इन्वेंट्रीज, चेंजेज ऑफ इन्वेंट्रीज कितना हुआ? 50,000 का। यहां पर भी बदलाव हुआ 50,000 का। तो यहां पर किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं, जैसे कि तैसे रह गया। अब अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है आपका
किसी प्रकार का उस फर्म में खर्च हुआ होगा अन्य व्यय के रूप में, तो उसके बारे में बोला हुआ है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 2,50,000 रुपया हमारा इसमें कॉस्ट पड़ा और इन्वेंट्री में पड़ा कितना? 50,000। तो हमारा दोनों का राउंड फिगर कितना हुआ एडिशन करने के बाद? 3 लाख। और 3 लाख का 10% अगर बोला तो 3 लाख का 10% आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि 30,000 होता है सर। तो 30,000 यहां पर हो गया। ओके, अब ये इसी प्रकार से जब 2020 आ गया तो यहां पर भी बोला 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा आप देखिए, 4,75,000 यहां पर है आपका स्टॉक खरीदा गया था और परचेज इन्वेंट्री में हुआ है 50,000। तो ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाता है हमारा? तो 5, 7 और 5 12, 1 4 5, 5,25,000। अब इसका 8% बोलता है, तो इसका 8% का मतलब क्या हुआ? 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, मतलब 5250 को हम 8 से गुना कर देते हैं, तो 8 पचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 पचे 40 और 2 42, मतलब क्या हुआ? 42,000। तो ये 30,000 था 2019 में, और 2020 में कितना बन गया? या 42,000 रुपया। मतलब अदर एक्सपेंसेस जो कर रहे थे हम ना, कि 30,000 रुपया हमारा हुआ, जबकि रेवेन्यू जनरेट हमारा 4 लाख हुआ। लेकिन जब एक साल बीत गया तो अन्य खर्च जो हुआ वह हमारा 42,000 हुआ। तो जितना ज्यादा खर्च हम कर रहे हैं सही तरीके से, तो निश्चित है कि हमारा सेल भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस फर्म का पोजीशन भी देख सकते हैं कि 42,000 जब हमने खर्च किया तो मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ 8 लाख। जब 30,000 मैंने खर्च कर रहा था तो रेवेन्यू जनरेट मेरा 4 लाख हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? कितना बदला हुआ? चेंज कितना हुआ? तो 12,000 हुआ। ये आप देखिए कैसे कंपेयर कीजिएगा, 30,000 से 42,000 हो गया, 12,000 चेंज कर गया, तो 12,000 बटा 30,000, 12,000 बटा 30,000। 30,000 इसलिए लिखते हैं, आधार वर्ष का मूल्य लिखा जाता है। तो 3 जीरो और 1 जीरो और कैंसिल करते हैं, 3 चौके 12, 4 गुना 10 बराबर 40%। ओके, अब इसको हम लोग टोटल जोड़ लेते हैं। टोटल जोड़ करके यहां लॉक करते हैं इस चीज को, और इस चीज को लिखते हैं बी आई रिप्रेजेंट से लिखते हैं क्या? टोटल एक्सपेंसेस। ओके, सुनाई पड़ रहा होगा अच्छी तरीके से। एक्सपेंसेस आपका 2,50,000 और 50,000 और 30,000, ये दोनों मिला, 3 आइटम मिला करके आपका हो गया 3,30,000। और इसको देखिए, 5 और 2 7,000, 7 5 12 और 4 16, 1 4 5, मतलब 5,67,000 रुपया यहां पर आ गया है। और पिछले वर्ष में हम टोटल एक्सपेंसेस किए थे 3,30,000 और इस वर्ष किए हैं 5,67,000। अब इतना खर्च कर लिए हैं, तो क्या मेरा सेल घटा या बढ़ा? बढ़ा है। इसलिए बढ़ा हुआ है कि 4 लाख पहले था, आज के तारीख में 8 लाख हो गया। तो खर्च भी मैंने किया तो मुझे अफसोस नहीं है। कितना बढ़ा? तो यहां देखना चाह रहा है कि कितना बढ़ा। तो 5,67,000 में हम 3,30,000 घटा दिए तो हो जाएगा कितना? 7, यहां 3 और 3 6 और 3 और 2 5, मतलब 2,37,000 रुपया जो है सो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा किए हैं 2019 के अपेक्षा में। तो अब इस डाटा का जो अध्ययन करना है वह केवल डाटा को अध्ययन करने के बाद में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन जब हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो इसका अध्ययन करना आसान लगता है। देखिए कैसे करते हैं। 2,37,000 हमने 0 0 कहीं पर कैंसिल कर दिया, और 330 गुना 100 से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस में? 71.82%, जो आपका आंसर में दिया हुआ है। आप इस चीज को करके देख लीजिएगा, 71.82%। अब यहां पर बात आता है कि हम एनपीबीटी कैसे निकालें। एनपीबीटी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ए जो रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल इनकम का,
बी रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल एक्सपेंसेस का, तो ए माइनस बी। तो 4 लाख में 3,30,000 जब घटा दिए तो हमें कितना आया? 70,000 रुपया। ओके, कितना आया? 70,000 रुपया। और जब 8 लाख में 5,67,000 घटा दिए तो हमारा कितना आया? 7 और 3 10, 1 6 7 और 3 10, 1 5 6 और 2 8। तो देखिए 70,000 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स। मैंने गवर्नमेंट को हमने टैक्स अभी तक नहीं दिया है, हमारा केवल प्रॉफिट आया कितना? 70,000। हमारा 2019 में कितना मैंने खर्च किया था? 3,30,000। जबकि मैंने 5,67,000 जब खर्च किया तो प्रॉफिट नहीं बल्कि रेवेन्यू मेरा जनरेट हो गया 8 लाख। तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? जब हम टैक्स नहीं दिए अभी गवर्नमेंट को तो हमें कितना पैसा मिला? हमें 2,33,000। निश्चित बढ़ गया। तो कितना बढ़ा? तो इसको हम लोग कंपेयर करके लिखते हैं 3 7 6 13 1 1 2, मतलब 1,63,000 रुपया हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। अब गवर्नमेंट इसमें नजर रखे हुए है, लेकिन परसेंटेज पहले देख लेते हैं कितना आता है। 70,000 और 2,33,000, 1,63,000 का बदलाव हुआ। तो एनपीबीटी में आया हुआ है 232.86%। इसको देख लीजिएगा, 232.86 आया। मतलब प्रॉफिट जो हमारा 232.86% हमारा बढ़ जा रहा है। इसको आप अगर करना चाहते हैं तो हम रफ वर्क कर देते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए। 1,63,000 बटा 70,000 गुना 100, तो 3 0 और 1 4 0 कैंसिल करना है हमको, तो 3 यहाँ 4 यहाँ। अब 1630 में आपको डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पर 7 दूना 14, 2 बचेगा 23 आ जाएगा, 7 21, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 बचे 35, 5 बचा। अब 5 से फिर करेंगे 7 7 49, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 232.86 आ जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। अब यहां पर बात आता है क्या कि गवर्नमेंट कह रही है क्या कि जो आपने प्रॉफिट किया उसमें मुझे टैक्स चाहिए। तो कितना टैक्स चाहिए भाई? तो यहां पर लिख दीजिएगा टैक्स, लेस टैक्स, लेस टैक्स। तो टैक्स कितना है 2019 में? 40%। तो 70,000 का 40% जो हो जाएगा 7 चौके 28,000 रुपया इसका टैक्स हो गया। और इसमें कितना बोला? 50% में, तो इसका कितना हो गया? हो जाएगा आधा। तो 2 2 1 2 2 6 12, 2 5 10, मतलब 1,16,500 रुपया जो है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा। तो कितना? पिछले वर्ष में जो टैक्स दिए हुए थे 28,000, इस वर्ष दिए 1,16,500, तो कितना ज़्यादा देना पड़ा हमें टैक्स? तो हमें देना पड़ा, इसको अंतर कर लेते हैं, 8 8 16, 1 2 3 और 8 11, 88,500 देना पड़ा। तो गवर्नमेंट के खाते में 88,500 चल गया था। तो हमें यहाँ पर कितना आया? 4 लाख रुपया का जो चेंजेज हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, मतलब जस्ट डबल हो गया। और जब 28,000 मैंने गवर्नमेंट को मात्र दिया तो मेरा 4 लाख ही हुआ था। तो जस्ट रेवेन्यू ऑपरेशन जो बढ़ा हमारा, जिसके कारण से यहाँ टैक्स देने के बावजूद भी हमें अच्छी प्रॉफिट हुई है। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 88,500 बटा 28,000 गुना 100। इस चीज को कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन। और लास्ट में जो आएगा वह हमारा आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना हो जाएगा? तो 0 0 0, 8 2 10, 1 2 3 और 4 7, मतलब हमारा शुद्ध पैसा व्हाइट मनी एकदम 42,000 रुपया आया। और यहां पर कितना आया? तो 5 और 5 10, 1 6 7 और 6 13, 1 1 2, 2 1 3 और 1,16,000। 50% गवर्नमेंट को टैक्स दिया था। तो ये 50% जो बचा वह हमारा बिल्कुल व्हाइट मनी है। इसमें गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में जो पैसा मिला हुआ है। तो अब कितना अंतर आया सो देखते हैं हम। तो 500 यहाँ पर, 2 और 4 6 और 4 और 7 11, 74,500 रुपया हमारा जो चेंज किया
अब यहाँ कंपेयर कीजिए, 42,000 था मेरा व्हाइट मनी, टैक्स देने के बाद आज के तारीख में हो गया 1,16,500, तो हमें कितना इंक्रीज हुआ? 74,500 ही बहुत बड़ी बात है। तो 74,500 का हम डिवाइडेशन करते हैं परसेंटेज में, तो 74,500 बटा 42,000 गुना 100, इसको परसेंट 3 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ और 3 जीरो यहाँ कैंसिल हुआ, तो 7450 बटा 42 जो बचा उसको हम लोग डिवाइड कर लीजिएगा आप, और यहाँ पर जो भी आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, परसेंटेज तो आप निकाल लीजिएगा जरूर, मैं जानता हूँ, इस बात का भरोसा है, लेकिन सबसे अन्वेषण करने वाली बात है क्या कि आखिर इस जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वह एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, बढ़िया से हर तरह का कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और इसी पर आधारित जितने सारे सवाल हैं उस चीज को आप आसानी से बना लीजिएगा। अन्यथा आप सोचिएगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, फिर सोचेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 बना देंगे तो मैं बना लूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 बना देंगे तो मैं बना लूंगा। तो ऐसी बातें नहीं, जो आधारित क्वेश्चंस रहते हैं, जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक स्टूडेंट को चाहिए कि मैंने सर से सारे कॉन्सेप्ट को इस चीज का क्लियर किया, और क्लियर होने के बाद में मैं ये अगला क्वेश्चन में बना लूंगा। तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आप सोचिएगा केवल कि बुक्स को हम ले लिए हैं और केवल डाटा इनपुट कर लेंगे, और कहीं प्रॉब्लम आया तो आप कोशिश कीजिए कि जो यूट्यूब में जो डला रहा है ये सब चीज, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हो रहा है, उसको एक बार ना देख करके 2 बार देखिए, 2 बार ना देख करके 3 बार देखिए। आपका जो ये रिकॉर्डेड हो जा रहा है क्लासेस, ये आपका बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपकी ऑफलाइन क्लास अगर होती तो मैंने आपको मोटिवेशन एक बार कर देता और आप घर जाते, आप उस चीज को अध्ययन करते और नहीं बनता, तब फिर कल की प्रॉब्लम बन जाती। लेकिन आपके हाथों में आज भी किसी भी पल आपके पास में क्लास के सारे लेक्चर्स वीडियो हैं, इस चीज को आप देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की क्या भूमिका होती है आज बाजार के परिप्रेक्ष्य में, और इस फर्म का पोजीशन कैसा है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया, और आशा और उम्मीद है, आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और मैं देखता हूं इसको बढ़िया तरीके से, इसको मैं डिलीट कर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था शायद। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अगली क्लास में मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट को उठाऊंगा और ये आप अध्ययन कर लीजिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, वहां पर अदर इनकम नहीं था। यहाँ एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, और यहाँ पर टैक्स के बारे में भी चर्चा है। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 एंड 1,10,000। देखिए कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट खींचने का जो तरीका रहेगा आप इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला कॉलम आपका होगा पार्टिकुलर्स का, इन हिंदी विवरण पार्टिकुलर्स। क्या डेबिट क्रेडिट इसमें लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट्स में 31/3/2019, 31 मार्च 2019, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 2020। अब यहाँ पर क्या हुआ? एब्सोल्यूट चेंजेज इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। आपकी किताब पर इंक्रीज डिक्रीज का भी वर्णन है। और यहाँ पर हम लिखिएगा परसेंटेज ऑफ चेंजेज। हमारे ख्याल से कॉलम बनाने में किसी को परेशानी नहीं होता होगा। अब यहाँ पर ऊपर में ही परसेंटेज लिख देते हैं, और इंडिया में हम लोग रह रहे हैं इस वजह से इंडियन रुपीस का सैम्बल भी देख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओके। अब देखते हैं इनकम पोर्शन में क्या आया हुआ है। सबसे पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस जो हुआ, संचालन हुआ, ऑपरेशन मैंने संचालन करना,
5 लाख से 7 लाख हो गया। 31 मार्च को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वह हमारा 5 लाख है और 31/3/2020 को जो हुआ वह हमारा 7 लाख है। तो क्या प्रभाव पड़ा भाई कि ये एक साल के दरमियान में हमारा रेवेन्यू जनरेट होकर के इंक्रीज कर गया 2 लाख। तो 2 लाख बटा 5 लाख गुना 100 तो हो जाएगा 40% हो जाएगा निश्चित। 2 लाख बटा 5 लाख गुना 100, 2 बटा 5 गुना 100, 20 दूना 40, राइट। अब दूसरा चीज क्या है, अदर इनकम है। ये अदर इनकम क्या होगा, जब फर्म में बिजनेस रेगुलेट हो रहा था तो किसी प्रकार का इनकम जो है अन्य इनकम के रूप में हमारा आया हुआ है 50,000। अब किस रूप में आया ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है और जिस हेडिंग में लिखा हुआ है वो मैं वर्णन कर रहा हूँ। 50,000 रुपया अदर इनकम में है और 2020 में 60,000 है। ये बदलाव क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, 50,000 से 60,000 हो गया, मतलब बदलाव हुआ 10,000 का। तो 10,000 बटा 50,000 गुना 100, 10,000 बटा 50,000 गुना 100, तो 10,000 बटा 50,000 गुना 100, 4 जीरो यहां भी कैंसिल, 4 जीरो यहां कैंसिल, 20 से कट गया, मतलब 20% हमारा हुआ। तो ये टोटल इनकम कितना हुआ, सारे स्टूडेंट पहले भी जान गए होंगे कि सर इसके बाद आगे जो लिखने वाले हैं वह टोटल इनकम के हेडलाइंस में लिखने वाले हैं। तो लेकिन कितना हुआ ये सवाल है। तो दोनों रकम जोड़ करके हो गया 5,50,000 और इसका हो गया 7,60,000। तो बदलाव कितना हुआ, इंक्रीज फिर किया, तो 0, 5 और 1 6 और यहाँ 5 और 2 7, तो 2,10,000 का बदलाव हुआ। अब 2,10,000 बटा 5,50,000 गुना 100, तो ये 4 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर। तब अब इसको 2100 बटा 55 इसको डिवाइडेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना बना रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो ये टोटल रेवेन्यू में आ जाएगा कितना परसेंटेज हुआ, ये भी आपको यहाँ पर डाटा इनपुट करना था। तो आप देख लीजिए 2,21,000 बटा 55, तो आपके कैलकुलेटर के माध्यम से हम कर देते हैं तुरंत। होगा 2100 डिवाइड 55, पता नहीं कितना आ रहा है। 2100 डिवाइड, कैलकुलेटर का थोड़ा स्क्रीन सही नहीं आ रहा है जिसके कारण से नहीं, आप इस चीज को घर में कर लीजिएगा। अब बी आइटम में क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए आप। एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस क्या है सो देखिए। पहला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओके। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कितना है, 2 लाख हमारा दिया हुआ है और अगले वर्ष में हमारा 3 लाख हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 लाख रुपया हमारा यहां पर बढ़ गया। तो 1 लाख रुपया बढ़ गया जब, तो कितना बढ़ा हमारा, 1 लाख बटा 2 लाख गुना 100, मतलब 50% का बदलाव हुआ यहां पर। अब अगला बार में बोलता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, हम डाटा इनपुट कर दे रहे हैं। 50,000 से 40,000 हो गया और 40,000 रुपया ये माइनस में हो गया। 50,000 से 40,000 माइनस में हो गया, तो 50,000 था और अगर बढ़ के हो जाता है 60,000 तो 10,000 बढ़ जाता है, लेकिन ये घट करके हो गया है 40,000। जैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको, माइनस 40,000 माइनस आपका 50,000, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 90,000। तो 90,000 रुपया का बदलाव हुआ यहां पर। तो 90,000 यह हमारा शॉर्ट कर गया कि 50,000 रुपया हम प्रॉफिट वे में थे और घट करके हमारा 40,000 हो गया। तो घाटा हमें कितना लगा, 50,000 तो शॉर्ट किया ही, साथ साथ में 40,000 किया, तो 90,000। तो ये परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा यहां पर। और तीसरा चीज है क्या, फिनेंशियल कॉस्ट। फिनेंशियल कॉस्ट
ये फिनेंशियल कॉस्ट कितना है, 40,000 से 60,000 हो गया, तो कितना बढ़ा है इसमें, 20,000 बढ़ा। तो इसको परसेंटेज निकालिएगा, 20,000 बटा 40,000 गुना 100। और फिर दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस में, 1,10,000 से आपका 2,20,000 हो गया, 2,20,000 हो गया। तो निश्चित है कि 1,10,000 बढ़ा, तो 1,10,000 बटा 1,10,000 गुना 100 मतलब 100% यहां पर हो गया। ये इसको भी कर लीजिएगा, आप यहां पर निकालना है, दो चीज 2% में छोड़ा हूं। अब इस चीज को देखना है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, तो बी से रिप्रेजेंट हम यहां कर रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारा हो गया, इसको जोड़ना पड़ेगा आपको, 2.5 लाख, 2,90,000, 3 लाख और एक 4 लाख, राइट। और यहां पर हो जाएगा 3,60,000 और 2,20,000, 3,60,000 और 3,80, 5,80,000 में 4,00,000 चला, 40,000 चला गया, तो 5,40,000, 5,80,000 में 40,000 माइनस है। अब यहां पर बदलाव क्या हुआ, 4 लाख से 5,40,000 हो गया, तो 1,40,000 रुपया का टोटल एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ है। यहां भी परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। तो यहां पर बन गया क्या, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी। ए माइनस बी का ए इंडिकेट कर रहा है टोटल इनकम का, और बी इंडिकेट कर रहा है टोटल एक्सपेंसेस का। 5,50,000 में 4 लाख कट गया, तो बचा 1,50,000, और 7,60,000 में 5,40,000 रुपया चला गया, तो बचा यहाँ पर 4 और 2 6 और 5 और 2 7, 2,20,000। तो कितना बदला हुआ, 1,50,000 से 2,20,000 हो गया, मतलब 70,000 रुपया का हमारा वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर भी आप निकाल लीजिएगा। और इसके साथ साथ में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स लेस, यहाँ करेंगे कि प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है राउंड फिगर में 60,000, और इसका दिया हुआ है 1,10,000। तो निश्चित है कि कितना बदला हुआ, 40,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपया हमको एक साल के दरमियान में हमें ज्यादा देना पड़ा। इसका भी परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। और इसमें दिया हुआ है डाटा में क्या कि 1,50,000 जो हमारा एनपीबीटी आया हुआ था गवर्नमेंट को, जब मैंने टैक्स दे दिया तो आज मेरा व्हाइट मनी के रूप में बचा 90,000, जो कहलाएगा एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ 2,20,000 में 1,10,000 चला गया, तो अब 1,10,000 में कितना बदला हुआ, तो 20,000 रुपया का हमें बदला हुआ। तो 20,000 बटा 90,000 गुना 100। तो ये भी परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा। करना क्या रहेगा आपको, जो भी चेंजेज होगा उस चेंजेज को ऊपर में लिखेंगे और आधार वर्ष का मूल्य लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये डाटा जो हमें मिलेगा परसेंटेज के रूप में, ये हमें अध्ययन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो आज मैं जो बता रहा हूं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, आपको मैंने सिखाया कि 31/3/2019 के तुलना 31/3/2020 के साथ कैसे किया जाता है इसके बारे में। तो टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंडिचर को घटाना है, और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स घटेगा, और जो आएगा हमारा एनपीएटी आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी पूर्वक से अध्ययन कर सकता है और अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट अच्छी अच्छी कंपनियों में लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया। और अब ये जो